नमस्कार दोस्तों, मैं सुशांत दीक्षित आज आप लोगों के सामने टीजीटी और पीजीटी एग्जाम्स के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सीरीज या दूसरा वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें आज मेरा टॉपिक है सरल रेखा यानी कि द स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। तो आज हम सरल रेखा के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सरल रेखा यानी कि कोई भी रेखा खींचने के लिए हमें कम से कम दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है, वो हमने बचपन में पढ़ रखा है। तो एक चीज़ ये भी है, तो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि सरल रेखा खींचने के लिए या सरल रेखा के लिए कम से कम कितने बिंदु चाहिए। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2। और एक सरल रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि एक सरल रेखा पर कितने बिंदु होते हैं। तो उसका आंसर कितना होगा, अनंत बिंदु। ठीक है ना। तो अब हमारा एक जो टॉपिक है जो हम 12th लेवल में पढ़ते हैं, उस बल्कि 10th लेवल पे आजकल टॉपिक है वो, इसका नाम है सरल रेखा द स्ट्रेट लाइन यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड चैप्टर। तो पहली इक्वेशन जैसे हम जनरली हमारा इस तरीके से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, तो एक्सेस होती हैं। एक्स ओ एक्स डैश हमारा एक्स एक्सेस, वाई ओ वाई डैश हमारा जो है वो वाई एक्सेस होती है। इसके बाद हम जो बात कर रहे हैं, आज हम समीकरण जो कि रेखाओं के बनाएंगे। तो पहला है हमारा एक्स अक्ष का समीकरण यानी कि एक्स ओ एक्स डैश लाइन है इसका समीकरण। तो एक्स अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0, वाई अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0। मतलब जिस अक्ष का समीकरण निकालना है उसको आप साइलेंट कर दें, दूसरी वाली बना दें, यानी कि एक्स अक्ष के लिए y बराबर 0, वाई अक्ष के लिए x बराबर 0। इसके बाद है x अक्ष के समांतर c दूरी पर रेखा का समीकरण। देखिए x अक्ष के समांतर, जैसे ये x अक्ष है ना, इसके समांतर यानी ये रेखा है। ठीक है ना। इसकी डिस्टेंस हमारी ये कितनी है, c, यानी यही आपका y कोऑर्डिनेट होगा इसके प्रत्येक बिंदु पर। तो इसका इक्वेशन हो जाती है y = c। इसी तरीके से अगर हमारा x अक्ष के समांतर हो और ये डिस्टेंस जो नीचे हो जाए आपकी बार से, यानी कि -c डिस्टेंस हो जाए, तो -c दूरी पर हमारा रेखा का समीकरण कितना हो जाएगा, y = -c। इसके बाद अगला है y अक्ष के समांतर। अगर हम ये y अक्ष के समांतर, जैसे ये हमारा y अक्ष है, ठीक है ना, तो y अक्ष यही तो है, इसके समांतर हमारी ये रेखा है और ये डिस्टेंस कितनी है इसकी, a डिस्टेंस है। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x = a। इसी तरीके से यहाँ पर होगा a डिस्टेंस, तो x = -a। तो वही है y अक्ष के समांतर a दूरी पर रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, x बराबर a, और y अक्ष के समांतर -a दूरी पर रेखा का समीकरण कितना हो जाएगा, x बराबर -a। जैसे अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें x अक्ष के समांतर 5 यूनिट डिस्टेंस पर 5 यूनिट डिस्टेंस दे दी गई है, किसी रेखा का समीकरण निकालना है। तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y = 5। तो सपोज अगर ये कहा जाए y अक्ष पे नीचे की ओर डिस्टेंस है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, y = -5। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अब हम जनरल बात करते हैं जो बेसिक 12th में हम 10th लेवल पे आपने पढ़ा है, सरल रेखा के विभिन्न रूप। तो पहला रूप होता है, कोई भी इक्वेशन होती है वो होती है इसमें कार्टेशियन फॉर्म में। तो पहला है कार्तीय रूप। तो कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है, y = fx, यानी जो y है वो फंक्शन का x का फंक्शन होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो जो x और y में कोई इक्वेशन होती है, अगर वो लीनियर फॉर्म में, लीनियर फॉर्म मतलब x और y की घात कितनी है, 1 है, तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, सरल रेखा का समीकरण। ठीक है ना। या इसको हम phi xy = 0 भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हमारी कोई इक्वेशन है 2x + 3y = 5, ये कोई इक्वेशन है हमारे पास, तो ये क्या हो गई, ये एक सरल रेखा का समीकरण। अब हम बात करते हैं दूसरा हमारा जो है, उसका नाम है प्रवणता रूप। प्रवणता रूप का मतलब ग्रेडियंट फॉर्म। ग्रेडियंट फॉर्म क्या होती है, ग्रेडियंट यानी प्रवणता। तो इस तरीके से कोई एक लाइन होगी, जैसे ये एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश हमारी दो एक्सेस हो गई, और ये एक लाइन हमने खींची हुई है जो क्या कर रही है, एक्स अक्ष से उसका कोण जो है वो कितना है, थीटा है, और सी जो है वो क्या है, वाई अक्ष पर एक अंतःखंड काट रही है। तो अगर हमें कहीं ये दिया है कि एक्स अक्ष पर जो कोण है उसका, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से कोण है किसी रेखा का थीटा, और वाई अक्ष पर उसका जो अंतःखंड है वो सी है, तो उसकी इक्वेशन होती है कितनी, y = mx + c। जहां पे ये स्मॉल m क्या है, तो स्मॉल m = होता है tan थीटा, यानी जो थीटा कोण बना रही ना उसका tan ले लेंगे हम, टेंजेंट ले लेंगे, तो m = tan थीटा, एंड c = क्या है, y अक्ष पर कटा अंतःखंड, यानी जो अंतःखंड जितने
यूनिट काट रहा होगा वही हमारी क्या हो जाएगी सी। ओके, अब हमारे कुछ केसेस बनते हैं इसमें। पहला केस क्या है, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0, जब हमारा जो कोण है वो थीटा कितना हो जाए, 0 हो जाए। 0 का मतलब क्या हो जाए, हमारे ये इस तरीके से ये इक्वेशन है, थीटा 0 कब होता है, जब हमारी एक्स एक्सिस के समांतर हो कोई रेखा। जैसे ऊपर वाली रेखा है ये क्या है, एक्स एक्सिस के समांतर है, तो इसका कोण कितना होगा, थीटा इक्वल्स टू 0। तो इस केस में m इक्वल्स टू tan 0, tan 0 का मतलब क्या हो जाएगा 0। तो अगर थीटा इक्वल्स टू 0 हो तो इसका मतलब क्या होगा m बराबर 0। इक्वेशन में हम वैल्यू रखेंगे तो वहां में क्या मिल जाएगा, y इक्वल्स टू c। यानी कि अगर कोई रेखा क्या होती है, एक्स अक्ष के समांतर होती है, तो देखो हमने ये अभी यहाँ पढ़ाया था, क्या था, y इक्वल्स टू c तो पढ़ाया था, वही चीज यहाँ पर होगी। इसके बाद सेकंड नंबर हमारा जो पोर्शन है उसके लिए क्या ले रहे हैं, अगली बार हमने ये ले लिया कि हमारा c जो है वो 0 है। अच्छा c 0 कब होगा, जरा ये देखिए c 0 कब होगा, ये y अक्ष पर अंतःखंड है ना, c यही तो 0 होगा जब ये मूल बिंदु से होकर जा रही है कोई लाइन अगर जो है, कोई रेखा मूल बिंदु यानी ओरिजिन से होकर जा रही है तो उस केस में c होगा क्या, c बनेगा ही नहीं, यानी कि c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू mx, देखिए लिखा है जब रेखा o यानी मूल बिंदु से होकर जाती है। तो अगर कोई क्वेश्चन कहीं बन जाता है कि कोई रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है तो उसका समीकरण क्या हो जाएगा, डायरेक्ट y इक्वल्स टू mx। ओके, अब जरा हम इसके ऊपर एक एग्जांपल ले लेते हैं, आखिर कैसे हम निकालेंगे। तो सपोज एक क्वेश्चन है हमारा, हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसके लिए हमने ये कहा कि कोई रेखा है उसका हमें समीकरण निकालना है, जिसके लिए हमारा जो वो एक्स अक्ष से कितना कोण बना रही है, 60 अंश का कोण बना रही है, और उसके लिए सी कितना है, वाई अक्ष पर जो अंतःखंड है वो कितना है, 5 यूनिट है। ठीक है ना, इसका तो हमारे पास क्या हो गया, थीटा इक्वल्स टू हो गया 60 डिग्री एंड सी इक्वल्स टू कितना हो गया 5। तो हम m निकालेंगे, कितना हो जाएगा tan 60, tan 60 कितना होता है √3। ठीक है ना, और फॉर्मूला क्या होता है हमारा, y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये तो फॉर्मूला होता है। तो हम वैल्यूज रख लेंगे तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √3x प्लस 5, यही हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन। ठीक है ना, तो हमने क्या बताया कि एक क्वेश्चन अभी दिया था, हमने क्या कहा था कि थीटा हमारा 60 अंश है और c कितना है 5 यूनिट्स है। तो हमारा जो लाइन ऑफ इक्वेशन की लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन है वो क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू √3x प्लस 5। सेकेंड अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं, सपोज हमारा थीटा कितना है, इस बार थीटा इक्वल्स टू हमारा है 45 डिग्री। ठीक है ना, थीटा हमारा 45 डिग्री है एंड सी हमारा कितना है भाई, थीटा 45 कब होता है, जब ये इस तरीके से हमारी इक्वेशन हो, इस तरीके से। तो इस केस में मैंने क्या बताया था, मूल बिंदु से होकर जाएगी और उसके लिए क्या होता है, सी 0 होता है, यही तो मैंने पढ़ा है ना। तो अगर इस केस में सी कितना हो जाएगा 0, तो m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा tan 45, यानी हमारे पास कितना आ गया 1, तो y इक्वल्स टू x। ठीक है ना, तो अगर कोई रेखा का हमें इक्वेशन समीकरण निकालना है जिसके लिए क्या है, थीटा 45 डिग्री दिया गया है, तो उस केस में हमारा क्या आएगा, उस केस में हमारी इक्वेशन हो जाएगी c 0 है तो y इक्वल्स टू x। इसी तरीके से आपने पढ़ा है y इक्वल्स टू -x, -x के लिए थीटा कितना हो जाएगा, उसके लिए थीटा इक्वल्स हो जाएगा 135 डिग्री। ठीक है ना, अब हमारे पास अगला फॉर्म है, अगला फॉर्म मैंने क्या लिखा है इसमें, अंतःखंड रूप। अंतःखंड रूप क्या होती है आखिर, तो अंतःखंड रूप का मतलब होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है ना, तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या पढ़ाई है, ये देखिए इस तरीके से हम एक इक्वेशन फिगर बनाया करेंगे इसका, यानी ऊपर हमारा ये y डैश है और नीचे हमारा ये x डैश हो गई। एक ये इस तरीके से लाइन है जो हमारी x अक्ष पर a बिंदु पर काट रही है, y अक्ष पर b बिंदु पर काट रही है। तो हमारे अंतःखंड क्या मिल रहे हैं, स्मॉल a और स्मॉल b। तो इस केस में हमारे कैपिटल A जो है उसके कोऑर्डिनेट हुआ करेंगे a,0 और कैपिटल B के कितने हो गए 0,b। तो अंतःखंड रूप में हमारा रेखा का समीकरण ये होगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1, जहां पर a क्या है x अक्ष पर कटा अंतःखंड और b क्या है y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड। अब जरा इसके लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं जरा, ठीक है ना, आप सभी लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। हम क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन ये है कि कोई किसी रेखा का हमें समीकरण निकालना है जिसके लिए हमें x अक्ष और y अक्ष पर अंतःखंड जो है उनकी लंबाइयां कितनी दे दी गई, x अक्ष पर कटे अंतःखंड की लंबाई है 3 और y अक्ष पर कटे अंतःखंड की लंबाई कितनी है 4, यानी a बराबर कितना हो गया 3, b बराबर कितना हो गया 4।
ठीक है ना। तो इस केस में हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, जरा हम फॉर्मूला लगा देते हैं, तो हमारा हो जाएगा x/3 + y/4 = 1। सॉल्व कर देंगे इसको, ये बन जाएगी 4x + 3y = 12। तो हमने अभी क्या कहा था कि अंतःखंड जो है x और y अक्ष पर, x अक्ष पर 3 यूनिट का है, y अक्ष पर कितना 4 यूनिट्स का है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन लाइन की कितनी आ गई, 4x + 3y = 12। एक और निकालते हैं, जैसे सपोज एक हमारे पास क्वेश्चन है, जरा देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 6x + 4y = हमारे पास है 48। ठीक है ना। एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि अगर 6x + 4y = 45, ये है 48, ये क्या है, ये इक्वेशन है किसकी, स्ट्रेट लाइन की, यानी कि रेखा की इक्वेशन दे दी गई। तो हमसे ये पूछा गया है कि जो हमारे x अक्ष और y अक्ष पर कटे अंतःखंड की लंबाइयां क्या है, यानी हमें a और b निकालना है। तो करते क्या है, हमारा देखो इक्वेशन में लास्ट में कितना है, =1 है, तो हम =1 पहले बनाएंगे। तो 1 के लिए क्या करना है, हम यहाँ भी 48 का डिवाइड करते हैं दोनों साइड। तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी x/8 + y/12 = कितना 1। ठीक है ना। तो इस केस में हमारे a कितना आ गया 8 और b कितना आ गया 12, यानी कि x अक्ष पर हमारा अंतःखंड है वो उसकी यूनिट कितनी होगी 8 यूनिट्स, और y अक्ष पर कितना हो गया 12 यूनिट्स। ठीक है ना। अब हमारे पास चौथा में क्या है, अभिलंब रूप में रेखा का समीकरण, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में हमारा फिगर कैसे बनता है, इस तरीके से होगा नॉर्मल फॉर्म में, यानी यहाँ अगर x o x डैश है और ये आपका y o y डैश है, ठीक है ना, तो ये लाइन है हमारी, ठीक है। और ये इसमें होता क्या है कि अल्फा जो कोण होता है वो आपका x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ कोण होता है, और मूल बिंदु से इस रेखा पर जो डाली गई लंब की लंबाई कितनी होती है, p होती है। तो इस केस में हमारा जो इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की, वो क्या होती है, x cos अल्फा + y sin अल्फा = p। ठीक है ना। तो जहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा होता है x अक्ष के साथ बना कोण, और p क्या होती है, मूल बिंदु से डाली गई लंब की लंबाई। ठीक है ना। अब जरा इस पे भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है कि उस रेखा का समीकरण हमें बताना है जो क्या है, x अक्ष के साथ 60 अंश का कोण बनाती है, और वो उसकी मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई कितनी है 5 यूनिट्स है। यानी कि हमारे पास इस बार क्या हो गया, इस बार हमारे पास अल्फा है 60 डिग्री और p कितना दिया है 5 यूनिट्स। यही तो क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्या बन जाएगा, जरा इस क्वेश्चन में हम लगाते हैं, तो हमारा क्या होगा, x cos 60 + y sin 60 = 5। तो सबको पता है cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो हम वैल्यूज रख लेते हैं, तो x × 1/2 + y × √3/2 = कितना हो गया 5। 2 को हम उस साइड पहुंचा दें, हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x + √3y = 10। तो हमारी जो इक्वेशन है लाइन की वो क्या आ जाएगी, वो इसके बाद हम बात करते हैं व्यापक रूप यानी कि जनरल इक्वेशन निकालने की, इसकी सरल रेखा की। तो इसकी इक्वेशन होती है ax + by + c = 0, जहां पर जो abc हैं वो क्या होंगे, कांस्टेंट्स यानी कि अचर गुणांक होंगे। इसके बाद हम जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसा इसका ये ले लिया हमने x + 4y = 5। तो इसमें a की वैल्यू कितनी है 1, अगर कुछ नहीं लेना तो उसकी वैल्यू a की कितनी होगी 1, b की वैल्यू होगी 4, c की वैल्यू कितनी होगी -5, क्योंकि c यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है ना। तो ये 1 4 -5 क्या हो जाएंगे, ये आपके अचर गुणांक हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी इक्वेशन थी ax + by + c = 0। ठीक है ना। ये अब एक और ले लेते हैं x 2x + 3y + 7 = 0। तो इसमें a कितना हो गया 2, b कितना हो गया 3, c कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है। इसके बाद हम अगली बात करते हैं, हमारा अगला फॉर्म है उसका नाम है क्या, बिंदु प्रवणता रूप, यानी कि पॉइंट ग्रेडियंट फॉर्म। अच्छा, ये पॉइंट ग्रेडियंट फॉर्म का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होगा कि एक बिंदु x1 y1 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है हमें, जहां पर हमें उसकी प्रवणता पता है या उसका जो कोण है थीटा वो हमें मालूम है, क्योंकि अगर थीटा पता होगा तो हम m = tan थीटा करके उसकी प्रवणता निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जिसकी हमें प्रवणता ज्ञात है, उसका इक्वेशन क्या हो जाती है y - y1 = m × x - x1। चलिए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन ये है कि बिंदु 3,5 एक पॉइंट है हमारे पास, कितना है पी हमें दे दिया गया है 3,5, इससे होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हमें निकालना है, जबकि हमें एम गिवन है। एम कितना हमारे पास, एम सपोज हमारे पास 4 है, ठीक है। इस बार हमें एम निकालना नहीं, हमें एम सीधा सीधा दे दिया गया 4 है, यानी कि प्रवणता हमारी 4 है उसकी। इसके बाद हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो क्या हो जाएगा y माइनस y1, y1 कितना है 5 इक्वल्स टू m कितना है 4, x माइनस x1 यानी x माइनस 3। सॉल्व कर लें इसको, तो y माइनस 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4x माइनस 12, यानी कि 4x माइनस y इक्वल्स टू 12 यहाँ पहुँच जाएंगे, ये हो जाएगा 7। तो इसकी इक्वेशन हमारी कितनी आ गई 4x माइनस y इक्वल्स टू 7। तो ये हमारा क्या हो गया P बिंदु, जिसका एक निर्देशांक क्या थे 3,5 और प्रवणता कितनी दी गई थी हमें 4 दी गई थी, यानी हमें क्वेश्चन 4 था हमारे पास। तो उसका समीकरण कितना आ गया 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 7। अब जरा हम बात कर रहे हैं दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण पता करना है हमें क्या होता है। उससे पहले हम जरा आपको एक चीज बताते हैं कि प्रवणता आखिर क्या होती है। एक प्रवणता, एक तो ये है कि इसका पहला केस है कि अगर मैं थीटा गिवन है, थीटा इक्वल टू हमें पता है, मान लो कुछ भी हो, ए हो सब कुछ, ठीक है ना। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस केस में हम m इक्वल टू कर देते हैं tan थीटा। तो फर्स्ट केस तो हमारा क्लियर हो गया कि अगर थीटा गिवन है तो सीधा सीधा प्रवणता निकाल लेंगे, m इक्वल टू tan थीटा, या में वो गिवन नहीं होगी। सेकंड नंबर हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास ये है कि इस बार हमें एंगल पता नहीं है, इस बार हमारे पास सिर्फ दो बिंदु। कौन से बिंदु है, एक x1 y1 हो गया, एक x2 y2, जनरली हम यही लेते हैं। तो इस केस में हमारा m हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाती है प्रवणता निकालने का ये एक सूत्र है जिससे हम प्रवणता निकालते हैं। बस वही है, ये जो फॉर्मूला था इसमें हम m की वैल्यू जो है ये वाली रख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण हो जाएगा। तो वही देखो लिखा है दो बिंदुओं x1 y1 व x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो क्या होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। वो देखो आगे लिखा भी है m इक्वल टू इस केस में कितना रखा गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सपोज अभी इसका भी हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन हमारे पास है क्या, इस बार हमारे पास है एक पॉइंट है 3,5, दूसरा है 2,4, ठीक है ना। तो इस बार हमें दो पॉइंट्स दे दी गए हैं 3,5 और 2,4 और इनसे जाने वाली हमें रेखा की समीकरण निकालनी है। तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला y माइनस y1 कितना है 5, ठीक है ना, इक्वल टू कितना था y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 5 हो गया ऊपर, और नीचे क्या होगा x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस का 3 इंटू क्या हो जाएगा x माइनस x1 यानी कि x माइनस 3। क्लियर हुई इतनी चीज की नहीं। इसके बाद जरा हम इसको सॉल्व कर ले तो ये बन जाएगा y माइनस 5 इक्वल टू -1 अपॉन -1 और x माइनस 3, जो कि माइनस माइनस से कट गए प्लस हो गया। इसको हम जब सॉल्व कर लेंगे हमारा बन जाएगा कितना x माइनस y प्लस का 2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये वो इक्वेशन है जो हमारी दो बिंदुओं 3,5 और 2,4 से होकर जा रही है। क्लियर हुआ। इसके बाद एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा एक तरीका होता है, इसको हम पढ़ा चुके हैं। कल हमारी बात हुई थी, जो हमारा पहला वीडियो था उसमें हमने इसकी बात की थी कि तीन बिंदुओं के संयोग होने का प्रतिबंध, ठीक है ना, आपको याद भी आ गया होगा। तो तीन बिंदुओं को संयोग होने का प्रतिबंध यानी कि हमारे पास तीन पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ठीक है ना। तो इसकी इक्वेशन क्या मैंने बताई थी, उस समय मैंने ये फॉर्मूला नहीं लिखा था। डिटरमिनेंट में हम x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 लिखकर और इक्वल टू 0 अगर आ जाता है तो हमारे वो पॉइंट्स संरेख यानी कि कोलिनियर होंगे, और अगर नहीं आता है तो वो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे यानी कि वो संरेख नहीं होंगे। संरेख का मतलब क्या होता है, वो एक ही रेखा में होंगे। ये देखिए इस तरीके से, सपोज ये A है, ये B है और ये C है, इनसे मिलाकर देखिए एक हमने एक रेखा खींच दी है, तो ये क्या हो गया, ये संरेख हो गई, ठीक है ना। तो अब हमसे एक तो ये हमने बताया था, दूसरा वाला हमने आपको बताया था कि AB की प्रवणता बराबर BC की प्रवणता निकाल रहे हैं हम।
सॉल्व कर लें, उससे हमें क्या मिल जाएगा, सन्निहित होने का प्रतिबंध। अगर बराबर आ जाते हैं तो सन्निहित है, नहीं आते हैं तो फिर वो सन्निहित नहीं है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, सिंपल सा। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास दो सरल रेखाएं हैं, ठीक है ना, उसका हमें क्या निकालना है, प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना है। यानी कि प्रतिच्छेदन बिंदु का मतलब सब लोग जानते हैं क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट या इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वैसे इंटरसेक्शन पॉइंट ही पढ़ते हैं उसको। ये हमने जनरल फॉर्म में हमने दो इक्वेशन मान लेंगे, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमने सीधा तरीका लिख दिया, x, y = कितना, b1c2 - b2c1 a1b2 - a2b1, c1a2 - c2a1 a1b2 - a2b1। ये हमारी x और y की वैल्यूज हो जाएंगी और x, y हमारा क्या होता है, पॉइंट होता है। ये हमारा क्या हो गया, प्रतिच्छेदन बिंदु जो हमें निकालने है उसका हम पॉइंट निकाल सकते हैं। जैसे कैसे निकालते हैं, सपोज इसके लिए भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसके लिए एक तरीका ले लिया हमने। एक इक्वेशन हमारी 3x + 4y = 5, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 2x + 3y = 7। यही हुआ। तो सबसे पहले तो क्या है कि इसको हम या तो इस साइड ले आए, ठीक है, इसी साइड लेकर हम पहले इस इक्वेशन में बदलेंगे, उसके बाद हम सीधा सीधा ये फॉर्मूले में लगा के वैल्यूज रख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। या एक आप लोगों ने एक अच्छा 6-7 में पढ़ा हुआ है युगपत समीकरण वाला, तो 4-5 तरीके थे, किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, इसलिए इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम सेकेंड नंबर बात करते हैं इस पर। अगला हमारा जो है वो है 3 सरल रेखाओं के संगामी होने का प्रतिबंध। सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि संगामी क्या होता है, ठीक है ना, कि आखिर ये चीज संगामी हो क्या गई। संगामी का मतलब ये है कि जैसे कोई एक समतल है उसमें ये पाई जाती हैं तो उनको क्या बोलते हैं, संगामी बोलते हैं। या फिर क्या है, वो एक ही लाइन पे हो, इसको भी हम संगामी बोल देंगे। तो उसका डायरेक्ट क्या होता है, जैसे हमारे पास a1x + b1y + c1 = 0 एक लाइन हो, दूसरी हो a2x + b2y + c2 = 0, तीसरी हो a3x + b3y + c3 = 0। क्या करें हम उन सबको, उनके जो कोफिशिएंट्स हैं, हमारे गुणांक हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, इनको हम एक डिटरमिनेंट में ले लें और अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो हमारा क्या होगा, वो संगामी होंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो क्या होगा, फिर वो संगामी नहीं होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो व्यापक समीकरण था हमारे पास ax + by + c = 0, उसकी में प्रवणता निकालने की, अगर हमें इसकी प्रवणता निकालनी वो कैसे निकालेंगे, तो क्या होगा, m = माइनस में x का गुणांक अपॉन में y का गुणांक, यानी कि कितना, माइनस का a/b। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा किसका, सीधी सीधे प्रवणता निकालेंगे। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है 3x + 4y = 5, ठीक है ना, इसकी हमें प्रवणता निकालनी हो तो m = कितना हो जाएगा, सीधा सीधा मैंने क्या होता है, माइनस का a/b, यानी कि माइनस का 3/4। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसके बाद हम जरा बात करते हैं दो सरल रेखाओं के बीच का कोण। तो हमारे पास दो रेखाएं होगी, उनके हमें बीच का कोण निकालना है। तो सबसे पहले हमने ये ले लिया कि हमारे पास है एक y = m1x + c1 और दूसरी रेखा है y = m2x + c2। तो इसमें हमें उसके बीच का कोण निकालना है। तो थीटा = कितना, tan इनवर्स m1 - m2। यहाँ पे हमने ये इस तरीके से साइन बनाया है, इसका मतलब ये है कि दोनों में से जो ज्यादा हो उसमें से उसको घटा देना है, क्योंकि हमें इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि tan जो है, यानी कि एंगल लेंगे हम जो, वो हमारा जनरली थीटा 0 से 90 के बीच में ही लेंगे, ठीक है। प्रयास ही करेंगे 0 से 90 के बीच में लेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता वो 180 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। कुल मिलाकर बात ये है, क्योंकि 0 से 90 पॉजिटिव होता है और सपोज अगर नेगेटिव आता है तो हम 90 से अबव चलेंगे 180 तक। तो थीटा = फॉर्मूला होता है tan इनवर्स m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। ये तब लगाना है हमें जब y = m1x + c1 और y = m2x + c2 इस टाइप में इक्वेशन दी। तो अब हमारे पास क्या है कि इक्वेशन थोड़ी सी उसका प्रकार जो है वो चेंज हो गया है। वो क्या है, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। तो इस केस में हमारे पास थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स a2b1 - a1b2 अपॉन a1a2 + b1b2। बात वही है, ये जो फॉर्मूला था ना m = -a/b, इससे हम m1 m2 निकालेंगे दोनों के लिए अलग अलग, इस फॉर्मूले में रख देंगे, हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी।
मॉड मैंने जो है वो इसीलिए लगा दिया है कि बड़े में से मैंने यहाँ पे लिखा है ना छोटा घटा देंगे, या फिर हम इसमें मॉड लगा देंगे तो नेगेटिव वैल्यू को हम पॉजिटिव कर देंगे। इसके बाद बात आती है हमारी दो रेखाएं जो हैं, इसमें थोड़े केसेस बनते हैं कि दो रेखाएं हमारे पास हैं वो समांतर है। समांतर कब होंगी आखिर कोई दो रेखाएं? तो समांतर होने के लिए प्रतिबंध जो है, अगर फर्स्ट इक्वेशन से लेंगे इसका मतलब थीटा इक्वल टू 0 आएगा। समांतर का मतलब क्या होता है? थीटा इक्वल टू 0। इस केस में आएगा m1 इक्वल टू m2, या फिर अगर हम ये इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारी बन जाएगी a1 a2 बराबर कितना b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये किसकी कंडीशन है? कि कोई भी दो रेखाएं जो है वो समांतर है। इसके बाद बात हम करते हैं केस नंबर 2 है, यदि दोनों रेखाएं परस्पर लंब है। कि अगर कोई दोनों रेखाएं हमारी कैसी हैं? परस्पर लंब है, तो इस केस में m1 m2 इक्वल टू कितना होगा? -1। और या फिर अगर ये कंडीशन है कब? जब ये वाली इक्वेशन दी गई है। और दूसरी टाइप की इक्वेशन है तो उस केस में क्या हो जाएगा? a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। जरा अगर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कैसे आखिर ये बनेगा। सपोज हमारे पास एक है y इक्वल टू 3x प्लस 5, अगला है y इक्वल टू 5x माइनस 7। ये दो इक्वेशन है हमारे पास। इसमें हमें tan निकालना है, थीटा। थीटा के लिए हमें क्या करते हैं? tan इनवर्स होगा ना, tan यहाँ पे ले आते हैं तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? m1 माइनस m2। हमने क्या कहा था? जो बड़ा हो उसमें से उसको दूसरे को घटा देना है। तो हम सीधा कर दे रहे 5 माइनस 3 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, इसका मतलब 15। तो 5 माइनस 3 कितना आ गया? 2। 1 प्लस 15 हो गया 16। 2 से काट दो, 8 बार कट गया, यानी थीटा इक्वल टू कितना आ गया? tan इनवर्स 1/8। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? ये इन दोनों के बीच का कोड हो गया। अब सपोज हमें ये कहा जाए कि कोई दो इक्वेशंस हमारे पास है, वो कैसी हैं? हमें ये चेक करना है वो दोनों इक्वेशंस हमारे पास समांतर है या लंब है। कैसे निकालेंगे हम? जैसे हमारे पास ये दिए 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, और नेक्स्ट लाइन हमारे पास है 6x प्लस 9y प्लस 17 इक्वल टू 0। ये दोनों हमें चेक करनी है ये कैसी है? परस्पर समांतर है। ये अगर करना हो तो कैसे? तो हमने ये तो बताया है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2। तो 2 अपॉन 6 इक्वल टू कितना? 3.9 आ रहा है कि नहीं आ रहा? डिवाइड कर दो भाई, 1/3 आ रहा दोनों साइड। तो इसका मतलब क्या हो गई? दोनों जो रेखाएं हैं वो कैसी हो गई? हमारी समांतर हो गई। और अगर हमें ये चेक करना हो कि कोई दो रेखाएं परस्पर लंब है तो उसके लिए क्या होगा? m1 m2 इक्वल टू -1 आएगा, या a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0 आएगा। अब अगली बात हम करते हैं कि अगला हमारा फॉर्मूला जो है रेखा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक रेखा है, उसके हमें समांतर रेखा का समीकरण निकालना है। तो उसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है? डायरेक्ट ax प्लस by इक्वल टू लैम्डा। यानी कि अब हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, चलो सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमारे पास एक क्वेश्चन है x प्लस 3y इक्वल टू 4। इसके हमें समांतर रेखा की समीकरण बनानी है, और जो क्या है? जो हमारे एक बिंदु है 1,2 से होकर पास होती है। क्या कहा मैंने? कोई बिंदु, कोई रेखा जो x प्लस 3y इक्वल टू 4 के कैसी है? समांतर यानी पैरेलल है, और वो क्या है? 1,2 से होकर जाती है। तो मैं इक्वेशन निकालनी, तो हमने क्या बताया अभी? कोई भी समांतर रेखा, उसके समांतर रेखा इक्वेशन क्या होती है भाई? ये जो लिखा है ना इक्वल टू लैम्डा कर दो, ठीक है ना? जो यहाँ पे लिखा हो ax प्लस by इक्वल टू लैम्डा कर दो। और लैम्डा कैसे निकलेगा? वो 1,2 से हम क्या कर देंगे? इसको सेटिस्फाई करा देंगे। 1,2 से सेटिस्फाई करा दो तो 1 प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? लैम्डा। कितना आ गया? लैम्डा इक्वल टू 7 आ गया। नहीं, हमारी इक्वेशन हो गई x प्लस 3y इक्वल टू 7। क्लियर हुआ? अब हमारे पास अगला जैसे है हमारा क्वेश्चन, अगला है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के लंब रेखा का समीकरण। मतलब कोई रेखा जो है वो इसके लंबवत होगी, उसका समीकरण यानी नॉर्मल इक्वेशन निकालनी है मैं। तो क्या होता है कि ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। पहली चीज तो ये a और b आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, और x के बाद माइनस का साइन आ जाएगा, यानी bx माइनस ay इक्वल टू लैम्डा। ये फॉर्मूला है। जैसे यही फॉर्मूला है, मतलब यही क्वेश्चन है हमारे पास कि x प्लस 3y इक्वल टू 4 है, और इस बार क्या है? उसके हमें लंबवत रेखा का समीकरण निकालना है। कंडीशन क्या कहती है? कंडीशन हमारे पास है कि ये 1,2 से होकर जा रही है।
तो हमने क्या कहा, लंबवत रेखा का समीकरण क्या होता है, bx माइनस ए वाई, यानी कि इंटरचेंज कर दो उनके कोएफिशिएंट्स और प्लस क्या हो, बीच में माइनस का साइन लगा दो, यानी हमारा हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक है, इस लैम्डा के लिए क्या करेंगे, 1 2 से सेटिस्फाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 2 इक्वल्स टू लैम्डा, यानी लैम्डा इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 आ गया, यानी हमारी इक्वेशन हो गई 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब हम जरा अगले पॉइंट से बात करते हैं। अब हमारे पास है बिंदु x1, y1 से रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 पर डाले गए लंब की लंबाई निकालनी है। मैं कैसे निकालेंगे आखिर हम ये लंब की लंबाई? तो हमारा फॉर्मूला है मॉड। सबसे पहली चीज तो ये है कि कोई भी लंबाई जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, लंबाई नेगेटिव होती ही नहीं है, इसीलिए हमने पहले मॉड लगा दिया। मान लो अगर सपोज ऊपर वाली चीज जो है वो नेगेटिव आ भी रही है तो उसको हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। इसके बाद जैसे हमें फॉर्मूला है, क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 पर हम 1 2 से क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर, यानी उसकी लंबाई निकालनी है 1 2 से। तो क्या कैसे निकालेंगे भाई, हम फॉर्मूला लगाएंगे, सपोज इसको हम p नाम दे दें, तो p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2, भाई x की जगह x1 y1 रख लेना है, 4 इंटू 2 प्लस 5 अपॉन में कितना, रूट 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 16, यानी 5 बचेगा तो 3 प्लस 8 प्लस 5, तो 5 8 13 3 16, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये 16/5 यूनिट्स हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है ना। और सपोज अगर सेकंड हमारे पास क्या है, मूल बिंदु से ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 पर डाले गए लंब की लंबाई, तो इस केस में क्या होगा कि हमें अब c लेना है अकेला, तो c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि अगर हम इसको हम इसी पे हम किससे डालते हैं, 0,0 से, तो इस केस में p इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट c यानी कि 5 अपॉन कितना हो जाएगा, 5 9 प्लस 16 रूट में, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा, p इक्वल टू 1 आ गई। तो ये डिस्टेंस कहाँ से है, मूल बिंदु से है, और 1,2 से कितनी आई है, 16/5 आई है। अब यहीं से एक क्वेश्चन है, एक नया क्वेश्चन है, जैसे सपोज हमारे पास 2 या 3 बिंदु दे दिए जाए और ये चेक करना है कि वो रेखा के एक ओर हैं या अपोजिट साइड में, यानी कि एक ही ओर है या विपरीत ओर है, विपरीत मतलब अपोजिट। तो वो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम उस पॉइंट से, जो हमारा पॉइंट है ना, उससे हम इस तरीके से डिस्टेंस निकालेंगे। अगर डिस्टेंस जो है दोनों, सपोज 2 पॉइंट्स हैं x1 y1 और x2 y2, अगर दोनों डिस्टेंस d1 और d2 हमारी कैसी आई है, पॉजिटिव आई हैं, या दोनों नेगेटिव आई हैं, नेगेटिव होंगी वो भी पॉजिटिव कर देते हैं, तो अगर दोनों हमारी सेम साइड की आई, इस केस में हम ये नहीं लेंगे मॉड, ठीक है, उस केस में मॉड हटा देंगे थोड़ी देर के लिए। तो अगर हमारे दोनों साइन जो है वो कैसे हैं, पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो क्या होगा, एक ही साइड पे है, यानी एक ही ओर है। और अगर दोनों के साइन अलग अलग आ जाए, यानी कि एक का प्लस आ जाए एक का माइनस आ जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे, दोनों विपरीत ओर हैं या दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। अब हमारे पास एक क्वेश्चन अगला है, दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाओं के बीच की हमें दूरी निकालनी है। तो समांतर रेखाओं के लिए क्या होगा, अकेला c1 c2 चेंज होंगे, तो ax प्लस बी वाई प्लस c1 इक्वल टू 0 और ax प्लस बी वाई प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन है, तो उसका सीधा फॉर्मूला होता है d इक्वल टू c2 माइनस c1 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे भी यही करना है कि जो बड़ा हो उसमें से छोटा घटा देना है। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, एक है 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है ना, इन दोनों का हमें बीच की दूरी निकालनी है, तो हम सीधा सीधा कर देंगे क्या, 7 माइनस 5 अपॉन में रूट कितना, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा 2 अपॉन नीचे 5। तो ये कितना आ गई, 2/5 यूनिट्स इसकी जो है वो डिस्टेंस आ गई है। तो दोस्तों ये अभी जो मैंने बताया है वो सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन का सिर्फ पहला भाग है, दूसरा भाग जो है वो बहुत ही जल्द आपके सामने होगा। तो अगर आपको ये भाग पसंद आया हो, मेरी जो मेहनत मैंने जो इस वीडियो में बनाने में की है, अगर आपको पसंद आई हो, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा।